नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग यूपी SSC सामान्य ज्ञान रिमाइंडर देख रहे हैं, जो कि पूजा प्रकाशन की पुस्तक है। दोस्तों, हम इसमें यूपी स्पेशल, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत में हम पहला जो है यूरोपीय आगमन देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। PDF से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्री रामपुर में से किस स्थान पर पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई? हुगली में। पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? हुगली में, 1534 ईस्वी में। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। किस पुर्तगाली गवर्नर के समय ईसाई संत सेंट फ्रांसीसी जेवियर भारत आए? मार्टिन फ्रांसीसी। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चार्नोक। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज चार्नोक। कार्टेज कार्मेडा व्यवस्था क्या थी? समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी? समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। नीनो डी कून्हा ने भारत में कहाँ पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की? सेंट थोमी तथा हुगली में। नीनो डी कून्हा ने भारत में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की सेंट थोमी तथा हुगली में। भारत में पुर्तगीज शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगीज शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर को गोवा से छीना था? अल्बुकर्क ने। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया? एंटोनियो द नोरोन्हा। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया? एंटोनियो द नोरोन्हा। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आए? पुर्तगाली। 1498 में, 1498 में। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? कालीकट में, 1498 में। वास्को डी गामा भारत सर्वप्रथम कहाँ आया था? कालीकट में, 1498 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था? जमोरिन ने।
वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था? जमोरिन ने। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगीजों ने। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगीजों ने। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के। डच कंपनी का नाम क्या था? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डच कंपनी का नाम क्या था? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। सुमात्रा या बैंटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डे हस्तमान। कार्नेलिस डे हस्तमान। किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की? वादेर हेग ने। वादेर हेग ने। किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की? वादेर हेग ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? डचों ने। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 ईस्वी में स्थापित किया था? चिंसुरा का। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 ईस्वी में स्थापित किया था? चिंसुरा का। डचों ने जकार्ता जीतकर किस नगर को बसाया था? वटाविया नगर को। डचों ने जकार्ता को जीतकर किस नगर को बसाया था? वटाविया नगर को। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले थे? पुलिकट में। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले थे? पुलिकट में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन वर ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन वर ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, तदोपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी, तदोपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का विशेषाधिकार प्रदान किया? 15 वर्षों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का विशेषाधिकार प्रदान किया था? 15 वर्षों के लिए। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। उस समय फैक्ट्री किसे कहा जाता था? व्यापारिक केंद्रों को। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। उस समय फैक्ट्री किसे कहा जाता था? व्यापारिक केंद्रों को। 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? सूरत में एक अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 का मनसब और जागीर। 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? सूरत में एक अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 का मनसब और जागीर।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के निम्न प्रमुख कारण थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। नंबर 2, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण व आधुनिक हथियार प्राप्त होना। नंबर 3, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के निम्न प्रमुख कारण थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण व आधुनिक हथियार प्राप्त होना, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। इस कोठी का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई। इस कोठी का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसका उद्देश्य था 500 पैगोडा वार्षिक कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसका उद्देश्य था 500 पैगोडा वार्षिक कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। जॉर्ज चार्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयरकूट था। जॉर्ज चार्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जिसका प्रमुख अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयरकूट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिसके शासनकाल में हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था काल्वर्ट। 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था काल्वर्ट। 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी किसके द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की? फ्रैंको कैरो द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी किसके द्वारा 1668 ईस्वी सूरत में स्थापित की? फ्रैंको कैरो द्वारा। फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्ति। एक कुछ इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसमें। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। वास्को डी गामा कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हॉकिंस भारत प्रथम अंग्रेजी यात्री जो सम्राट जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी यात्री जो सम्राट जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा। गैरोल अंगियार जो है बम्बई का संस्थापक था। गैरोल अंगियार जो है बम्बई का संस्थापक था। जॉर्ज चार्नोक जो है कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक था। जॉर्ज चार्नोक जो है कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक था। चार्ल्स आयर जो है फोर्ट विलियम का
प्रथम प्रशासक था। चार्ल्स आयर जो है फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। विलियम नॉरिस जो है 1638 में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ। फ्रैंको मार्टिन जो है पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रैंको मार्टिन जो है पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे जो है मद्रास का अंग्रेज संस्थापक था। फ्रांसिस डे जो है मद्रास का अंग्रेज संस्थापक था। जॉन सुरमन जो है मुगल सम्राट फारूक सियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का प्रमुख था। जॉन सुरमन जो है मुगल सम्राट फारूक सियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। जो इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए हैं, कुछ 2-4 छोड़ दिए हैं बीच में, देखना हो तो देख लीजिए आप लोग, बता दे रहे हैं। फ्रांसिस डे जो है मद्रास का अंग्रेज संस्थापक था। शोभा सिंह जो है बर्धमान का जमींदार जिसने 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इब्राहिम खां जो है कलिकाता गोविंदपुर तथा सुल्तानाती का जमींदार था। इब्राहिम खान जो है कलिकाता और गोविंदपुर तथा सुल्तानाती का जमींदार था। फादर मानसरेट जो है अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल अध्यक्ष था। कैरोन फ्रैंक जो है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री को सूरत में स्थापित करने वाला व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने किस युद्ध में मार दिया? अंबूर के युद्ध में। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने किस युद्ध में मार दिया? अंबूर के युद्ध में। दोस्तों देख लेते हैं विदेशी कंपनियों का आगमन एवं प्रस्थल। इसमें जो है कंपनी, देश, स्थापना, गवर्नर, स्थल, विवरण देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो रोककर इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? तो कहाँ की थी? तो पुर्तगाल की। स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। गवर्नर कौन था? FD अल्मेडा थे। और स्थल जो है कालीकट था। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्ताबो व इंडिया जिसे कहा जाता है, ये पुर्तगाल की थी। स्थापना जो है 1498 ईस्वी में हुई। गवर्नर FD अल्मेडा थे। स्थल जो है कालीकट रहा है। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक रहे हैं इसके। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसके जो है कहाँ की थी? तो अंग्रेज स्थापना 1600 ईस्वी में और इसके गवर्नर सर थॉमस रॉ थे। स्थल जो है सूरत रहा है और सूरत व मछलीपट्टनम बंदरगाह पर। आगे देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डच की थी। 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 1602 ईस्वी में इसके गवर्नर थे विनिच ओ थे। स्थल जो मछलीपट्टनम था। पुर्तगीज के बाद विस्थापित हो गई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डेनिश की थी। 1616 ईस्वी में स्थापना हुई और इसके गवर्नर थे हडस्टमान थे। स्थल जो है सुल्तानाती थी। कुछ स्थलों पर कोठी स्थापित हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिस ओरिएंटलेस।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलिस जो है फ्रांसीसी थी, 1664 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कल्बर्ट मार्टिन इसके गवर्नर रहे हैं। सूरत में स्थापित हुई थी, स्थल सूरत रहा है। प्रथम अखबार की शुरुआत हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्वीडिश की थी, 1731 ईस्वी में स्थापना हुई। विलियम यूसिलिक्स इसके गवर्नर रहे हैं। विलियम यूसिलिक्स गोहनबर्ग स्थल रहा है, कपड़ों के व्यापार के लिए प्रथम प्रयास रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसको वीडियो थोड़ा सा रोक करके आप लोग देख लीजिएगा इसे। कंपनियों का भारत आगमन में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश रहे हैं। कंपनियों का भारत आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश रहे हैं। किस युद्ध के कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होना था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध में। किस युद्ध के कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कब किया था? 1663 ईस्वी में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कब किया था? 1663 ईस्वी में। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थल पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नेगापत्तनम में। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नेगापत्तनम में। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? सहकारिता। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? सहकारिता। डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई? बेड्रा के युद्ध में। डच व्यापार के विस्तार का समय था 1630 से 1665 ईस्वी। डच व्यापार के विस्तार का समय था 1630 से 1665 ईस्वी में। सूरत में डचों को काफी नील मिलती थी, यह कहाँ तैयार की जाती थी? मध्य भारत तथा सुमात्रा में। सूरत में डचों को काफी नील मिलती थी, यह कहाँ तैयार की जाती थी? मध्य भारत तथा सुमात्रा में। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं से व्यापार। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं से व्यापार। किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर कौन सा प्रांत उसे पुर्तगाल से उपहार में मिला था? बम्बई। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत टॉमस जहांगीर के दरबार में आया, इसका उद्देश्य क्या था? शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना, नील खरीदना तथा व्यापारिक संधि करना। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत सर टॉमस जहांगीर के दरबार में आया, इसका उद्देश्य क्या था? शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना, नील खरीदना तथा व्यापारिक संधि करना। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया मद्रास। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया मद्रास। पूर्वी
पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगीजों ने कब स्वीकार किया? जुलाई 1654 ईस्वी में। पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकारों को पुर्तगीजों ने कब स्वीकार किया? जुलाई 1664 ईस्वी में। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया? कासिम खान ने। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया? कासिम खान ने। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? डचों का। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? डचों का। चलिए भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय देखते हैं। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग को। किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पर। किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पर। एलन बरो के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर दिया गया था। सिंध का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर थे। एलन बरो के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर दिया गया था। सिंध का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रथम वायसराय भी थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये जो है प्रथम वायसराय भी थे। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया गया? 1858 में साम्राज्य की घोषणा द्वारा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया गया? 1858 में साम्राज्य की घोषणा द्वारा। बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष बंद कर दिया गया? 1789 ईस्वी में। बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष बंद कर दिया गया? 1789 में। 1843 में किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? लॉर्ड एलन बरो के काल में। 1843 में किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? लॉर्ड एलन बरो के काल में। 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बरो ने। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बरो ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के। भारत में 1853 में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की थी? 1854 ईस्वी में। डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में की थी। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? 1858। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? 1858 के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1828 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का। किस गवर्नर को पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था? लॉर्ड क्लाइव को। किस गवर्नर को पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था? लॉर्ड क्लाइव को। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। 1717 ईस्वी में। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मुर्शीद कुली खान। 1717 ईस्वी में। आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय 1806 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस गवर्नर जनरल के समय 1806 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक मद्रास का गवर्नर था। 1829 ईस्वी में अधिनियम। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? कर्नल स्लीमैन की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? कर्नल स्लीमैन की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? बेंटिंक ने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? बेंटिंक ने। लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर किया गया था जीटी रोड। लॉर्ड ऑकलैंड के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर किया गया जीटी रोड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के। दिल्ली दरबार समारोह देख लेते हैं एक बार। प्रथम दिल्ली दरबार जनवरी 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रथम दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। द्वितीय दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1903 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की। यह आयोजन मात्र शक्ति प्रदर्शन था। तृतीय दिल्ली दरबार देख लेते हैं। 1 जनवरी 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा आयोजित, जिसमें जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने बंगभंग समाप्ति की घोषणा की तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तीसरा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट भी। तृतीय दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा आयोजित आयोजन, जिसमें जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने बंगभंग समाप्ति की घोषणा की तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मैडकॉक को। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मैडकॉक को। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ने खोट जनजाति में प्रचलित नरबली रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? कैंपबेल की। लॉर्ड हार्डिंग ने खोट जनजाति में प्रचलित नरबल रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? कैंपबेल की। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसने की थी? बेंटिंक ने। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसने की थी? बेंटिंक ने। किस गवर्नर जनरल के समय 1906 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस गवर्नर जनरल के समय 1906 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कुर्ग तथा कछार की रियासतों को बेंटिंक ने किस आरोप द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? अव्यवस्था के आरोप द्वारा।
कुर्ग तथा कछार की रियासतों को बेंटिंक ने किस आरोप द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? अव्यवस्था के आरोप द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ की गई थी। 1853 ईस्वी में। डलहौजी के समय प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ की गई। 1853 ईस्वी में। ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त करके किसने सेवाओं में योग्यताओं को महत्व दिया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त करके किसने सेवाओं में योग्यताओं को महत्व दिया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में 1633 में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? उड़ीसा में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में 1633 ईस्वी में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? उड़ीसा में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब कब्जा किया था? 1746 ईस्वी में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब कब्जा किया? 1646 ईस्वी में। बहावी आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की थी? लॉर्ड एलिंग फर्स्ट ने। बहावी आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने। अफगानिस्तान के संदर्भ में किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया? सर जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के संदर्भ में किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया? सर जॉन लॉरेंस ने। लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था? कैंपबेल के। लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था? कैंपबेल के। किसके समय में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के। किसके समय में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के। उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया था? सर जॉन लॉरेंस ने। उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया? सर जॉन लॉरेंस ने। राजकुमारों की शिक्षा ग्रहण के लिए मेयो ने किस कॉलेज की स्थापना की थी? मेयो कॉलेज की। राजकुमारों की शिक्षा ग्रहण के लिए मेयो ने किस कॉलेज की स्थापना की थी? मेयो कॉलेज की। साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरेडिथ। साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता है? ओवन मेरेडिथ के। ग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, इसे आप लोग देख लीजिए अच्छे से। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। 1857 का पहला बलिदान? मंगल पांडे। 1857 का पहला बलिदान दिया मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह की शक्ति थी हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति थी हिंदू मुस्लिम एकता। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था जॉर्ज एनिसन। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था जॉर्ज एनिसन। 1857 के दौरान सेना का मुख्यालय था शिमला। 1857 के दौरान सेना का मुख्यालय था शिमला। 1857 के तोपखाना का मुख्यालय था मेरठ। 1857 के तोपखाने का मुख्यालय था मेरठ। 1857 के दौरान झंडा गीत की रचना की थी अजीमुल्ला। 1857 के दौरान झंडा गीत की रचना की अजीमुल्ला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर। एक बार इसे ग्राफ फिर से देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 का पहला बलिदान। मंगल पांडे 1857 की विद्रोह की शक्ति थी हिंदू मुस्लिम एकता। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था जॉर्ज एनिसन। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था जॉर्ज एनिसन। 1857 के दौरान सेना का मुख्यालय था शिमला। 1857 के दौरान सेना का मुख्यालय कहाँ था? शिमला। 1857 के तोपखाना का मुख्यालय था मेरठ। 1857 के तोपखाने का मुख्यालय था मेरठ। 1857 के दौरान झंडा समिति झंडा गीत की रचना की थी अजीमुल्ला। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ की विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे कहाँ की विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया? सर ह्यूरोज। किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की विद्रोहियों का सर्वोत्तम सबसे बहादुर नेता बताया? सर ह्यूरोज। यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? एक सफेद यात्री के वाहन पर कभी भी दोस्ताना अंदाज में नहीं देखा जाता। आह, वह आंखों की भाषा कौन संदेह करेगा? इसकी गलत व्याख्या कौन करेगा? W.H. रसेल ने। 1857 ईस्वी पर आधारित प्रमुख पुस्तक देख लीजिए, ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? विनायक दामोदर सावरकर की। द ग्रैंड रिवेलियन जो है अशोक मेहता। द ग्रैंड रिवेलियन जो है अशोक मेहता की। सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट जो है आर.सी. मजूमदार के। सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी है? आर.सी. मजूमदार की। सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी है? आर.सी. मजूमदार की। 1857 किसकी है? एस.एन. सेन की। 1857 किसकी है? एस.एन. सेन की। रिवेलियन 1857 किसकी है? पी.सी. जोशी की। रिवेलियन 1857 किसकी है? पी.सी. जोशी की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसकी है? टी.आर. होम्स की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसकी है? टी.आर. होम्स की। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर की। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की।
सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार की। 1857 एस.एन. सेन की। 1857 एस.एन. सेन की। रिवेलियन 1857 P.C. जोशी की। रिवेलियन 1857 P.C. जोशी की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी और T.R. होम्स की। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी T.R. होम्स की। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी का प्रतीक था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोहियों में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। क्रांति का पूर्वाभ्यास। वेल्लोर क्रांति को 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। वेल्लोर क्रांति का नेतृत्व बलवंत राय फड़के ने किया था। इस संघर्ष का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना था। 10 जुलाई 1806 ईस्वी में वेल्लोर के भारतीय सिपाहियों ने भीषण क्रांति कर दी और अंग्रेज संतरियों तथा अधिकारियों की हत्या कर दी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बेल्लोर दुर्ग पर मैसूर राज्य का झंडा फहरा दिया गया और ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की योजना बना ली गई, लेकिन भारतीय सिपाही अनुशासनहीन भीड़ के समान थे, इसलिए अंग्रेजी सेना उनके विद्रोह को कुचलने में सफल हो गई। विफलता के बावजूद भी वेल्लोर क्रांति उस क्रांति की जंजीर की वह प्रथम कड़ी थी जो 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में प्रकट हुई। कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह थे। कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी का विद्रोह नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन थे। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वी.डी. सावरकर।
जाति आधार पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। जाति आधार पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था 34वें नेटिव इन्फैंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो लखनऊ से। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटर एवं डब्ल्यू टेलर। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटर एवं डब्ल्यू टेलर। किस वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार। किस वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकारी विद्रोह 1844 में हुआ था। गुडकरी जो है विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। गुडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। दोस्तों कहीं कहीं गुडकरी मिलता है, कहीं कहीं गडकरी, यही है दोनों। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। यह किसका कथन था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था? आरसी मजूमदार। यह किसका कथन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था? आरसी मजूमदार। किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान। किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ विभिन्न 1857 के विद्रोह हैं और केंद्र और जो है ब्रिटिश नायक कौन थे उस टाइम दबाने वाले। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्त खां। ये सैन्य नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो ये दिल्ली थे। इनका केंद्र जो था दिल्ली था, दिल्ली से किए थे। इनके टाइम जो है विद्रोह के कुछ चलने वाले कौन थे? तो निकलसन हडसन थे। बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्त खां कहाँ से थे? जुड़े हुए थे दिल्ली से। निकलसन और हडसन थे विद्रोह को दबाने वाले। और नाना साहब एवं तात्या टोपे। नाना साहब एवं तात्या टोपे जो थे ये कहाँ से संबंधित है? कानपुर से। नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से। नाना साहब एवं तात्या टोपे कहाँ से जुड़े थे? तो कानपुर से। विद्रोह के दबाने वाले थे कैंपबेल। नाना साहब तात्या टोपे कहाँ से जुड़े हुए थे? कानपुर से। विद्रोह के दबाने वाले थे कैंपबेल। बेगम हजरत महल थी जो है लखनऊ से। दबाने वाले थे कौन? तो कैंपबेल थे। नाना साहब तात्या टोपे कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। विद्रोह को कुचलने वाले कौन थे? कैंपबेल थे। बेगम हजरत महल
कहाँ से थी? लखनऊ से। ये जो है विद्रोह को कुचलने वाले कौन थे? कैंपबेल थे। कानपुर और लखनऊ दोनों विद्रोह को कुचलने वाले कौन थे? कैंपबेल थे। रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे कहाँ के जुड़े हुए थे? झांसी ग्वालियर से। विद्रोह कुचलने वाले थे हीरोज थे। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे कहाँ से थे? झांसी ग्वालियर से। विद्रोह के कुचलने वाले थे हीरोज। लियाकत अली जो है कहाँ के थे? तो इलाहाबाद बनारस से। लियाकत अली कहाँ से थे? स्थान था तो इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह से लियाकत अली थे। इनके विद्रोह कुचलने वाले थे कर्नल नील थे। लियाकत अली जो है इलाहाबाद बनारस दोनों जगह से थे और इनके जो है विद्रोह कुचलने वाले थे कर्नल नील थे। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर बिहार से थे और इन विद्रोह को कुचलने वाला विदेशी था विलियम टेलर और मेजर विसेंट आयर। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर बिहार से थे, संबंधित थे। विलियम टेलर मेजर विसेंट आयर। विलियम टेलर मेजर विसेंट आयर जो है विद्रोह को कुचलने वाले थे। खान बहादुर खां जो है बरेली से थे। खान बहादुर खां जो है बरेली से संबंधित थे। विसेंट आयर थे विद्रोह को कुचलने वाले। विसेंट आयर थे। खान बहादुर खां संबंधित थे विद्रोह से बरेली के और जो है विसेंट आयर विद्रोह को कुचलने वाले थे। मौलवी अहमदुल्लाह थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से थे। विद्रोह कुचलने वाले जनरल रेनार्ड थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से थे। विद्रोह कुचलने वाले जनरल रेनार्ड थे। अजीमुल्लाह जो है फतेहपुर से थे। विद्रोह कुचलने वाले जनरल रेनार्ड थे। अजीमुल्लाह जो है फतेहपुर से थे संबंधित और जनरल रेनार्ड थे विद्रोह कुचलने वाले। फतेहपुर और फैजाबाद दोनों जगह से जनरल रेनार्ड थे। फतेहपुर फैजाबाद दोनों जगह से जनरल रेनार्ड थे। एक बार फिर से देखते हैं। बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व कहाँ से किए थे? दिल्ली से। विद्रोह कुचलने वाले थे निकलसन हडसन थे। नाना साहब तात्या टोपे जो है कहाँ से संबंधित थे? कानपुर से थे और ये विद्रोह कुचलने वाले कैंपबेल थे। कानपुर लखनऊ दोनों जगह से कैंपबेल ही थे विद्रोह को कुचलने वाले। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थे। कौन था? कैंपबेल था। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जो कहाँ से संबंधित थे? झांसी ग्वालियर से। विद्रोह कुचलने वाले हीरोज थे। लियाकत अली जो है कहाँ से थे? इलाहाबाद बनारस दोनों जगह से। लियाकत अली इलाहाबाद बनारस दोनों जगह से थे। विद्रोह कुचलने वाले कर्नल नील थे। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर बिहार से थे। विद्रोह कुचलने वाले विलियम टेलर मेजर विसेंट आयर थे। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर बिहार से थे। विलियम टेलर एवं मेजर विसेंट आयर जो है विद्रोह को कुचलने वाले थे। खान बहादुर खां जो है बरेली से थे। विद्रोह कुचलने वाले विसेंट आयर थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से थे। जनरल रेनार्ड थे विद्रोह कुचलने वाले जनरल रेनार्ड थे। फैजाबाद फतेहपुर दोनों जगह से जनरल रेनार्ड थे। लखनऊ और कानपुर से दोनों जगह से कैंपबेल थे। और फतेहपुर फैजाबाद दोनों जगह से विद्रोह कुचलने वाले जनरल रेनार्ड थे। फैजाबाद फतेहपुर जनरल रेनार्ड, कानपुर लखनऊ से कैंपबेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीमुल्लाह खां जो है फतेहपुर से थे, जनरल रेनार्ड थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में एकता को हतोत्साहित करने के लिए रेजिमेंटों का गठन किया गया। किस आधार पर किया जाने लगा? क्षेत्र तथा जाति के आधार पर।
1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में एकता को हतोत्साहित करने के लिए रेजिमेंटों का गठन किस आधार पर किया जाने लगा? क्षेत्र तथा जाति के आधार पर। रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज था। ब्रिटेन के क्राउन द्वारा भारत की कंपनी सरकार के अधिग्रहण की घोषणा कहाँ की गई? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ब्रिटेन के क्राउन द्वारा भारत की कंपनी सरकार के अधिग्रहण की घोषणा कहाँ की गई? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। मंगल पांडे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या कब की? 29 मार्च 1857 ईस्वी में। मंगल पांडे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या कब की? 29 मार्च 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के किस नायक ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेज सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब। 1857 ईस्वी के विद्रोह किस नायक ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेज सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर से ऐसे दहक रहे जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब। किसका मानना है कि 1857 ईस्वी का विप्लव मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया? सर जेम्स आउट्रम। किसका मानना है कि 1857 ईस्वी का विप्लव मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया? सर जेम्स आउट्रम। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह जन क्रांति थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह जन क्रांति थी। आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। वीर सावरकर और अशोक मेहता के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। वीर सावरकर और अशोक मेहता के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। डिज़रायली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस सीले के अनुसार यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस सीले के अनुसार यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। मिस्टर के अनुसार यह एक सामंतवादी प्रक्रिया थी। मिस्टर के अनुसार यह सामंतवादी प्रक्रिया थी। पी रॉबर्ट्स के अनुसार यह विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्ट्स के अनुसार यह विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी वाला कारतूस किस गन में प्रयोग किया जाता था? एनफील्ड राइफल में। दिल्ली क्षेत्र में विद्रोहियों की वास्तविक कमान किसके हाथ में थी? बख्त खां के। दिल्ली क्षेत्र में विद्रोहियों की वास्तविक कमान किसके हाथ में थी? बख्त खां के। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह जन क्रांति थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह जन क्रांति थी। आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। वीर सावरकर और अशोक मेहता के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। डिज़रायली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था।
सर जॉन लॉरेंस सीली के अनुसार यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। मिस्टर के अनुसार यह एक सामान्य सामंतवादी प्रक्रिया थी। मिस्टर के अनुसार यह सामंतवादी प्रक्रिया थी। पी रॉबर्ट्स के अनुसार यह विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी वाला कारतूस किस गन में प्रयोग किया जाता था? एनफील्ड राइफल में। दिल्ली क्षेत्र में विद्रोहियों की वास्तविक कमान किसके हाथ में थी? बख्त खां के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए 19वीं शताब्दी के धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाजवाद का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद ने। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय जागृत का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु व युगदूत आदि नामों से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। किस मुगल बादशाह की पेंशन बंधवाने राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे? अकबर द्वितीय के। किस मुगल बादशाह की पेंशन बंधवाने राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे? अकबर द्वितीय के। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम जुड़ा हुआ होता तो हम समझते कि बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। यह कथन किसका है? बेंथम का, राजा राम मोहन राय के लिए। बेंथम का कथन है राजा राम मोहन राय के लिए। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तोहफत उल मुहिद्दीन। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तोहफत उल मुहिद्दीन। आत्मीय सभा का गठन 1814 से 15 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा का गठन 1814 से 15 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हुई जिसे बाद में कहा गया था ब्रह्म समाज। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हुई जिसे बाद में कहा गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की अवधारणा किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज की अवधारणा किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? डेविड हेयर के। राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की? डेविड हेयर के। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए किसका नारा दिया? वेदों की ओर चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए किसका नारा दिया? वेदों की ओर चलो। लोकहितवादी की रचना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। लोकहितवादी की रचना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन थी? बाल शास्त्री। महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन थे? बाल शास्त्री। परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित थी? एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर। परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित थी? एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर।
महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन का श्रेय किसे है? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन का श्रेय किसे है? गोपाल हरि देशमुख को। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को कहा था भारतीय शांति का जनक। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को कहा था भारतीय शांति का जनक। वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। 1884 में दक्कन एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। विंडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे। विंडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे। 1899 ईस्वी में पुणे में विंडो होम की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। 1899 ईस्वी में पुणे में विंडो होम की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। 1906 ईस्वी में किसने बम्बई में इंडियन वीमेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। 1906 ईस्वी में किसने बम्बई में इंडियन वीमेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की? 1875 मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की? 1875 बम्बई में। 1875 में मुंबई में। स्वामी दयानंद ने कहाँ पर पाखंड खंडिनी पताका फहराकर हिंदू धर्म के अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई? हरिद्वार में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर पाखंड खंडिनी पताका फहराकर हिंदू धर्म के अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई? हरिद्वार में। स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी जी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे। आंदोलन शुद्धि चलाया जिसमें गैर हिंदू लोगों को हिंदू धर्म स्वीकृत कराया। आर्य समाज द्वारा इन्होंने हिंदूवाद का विकास किया तथा जातिवाद एवं सामाजिक विषमता के बावजूद भी एकत्व अभियान चलाया। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे के बारे में देख लेते हैं। महादेव गोविंद रानडे का जन्म 18 फरवरी 1842 में 42 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के एक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये एल्फिंस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए। 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने मुंबई की यात्रा की। उनकी प्रेरणा पाकर मार्च 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में प्रार्थना समाज के सुधार कार्यों को गति प्रदान की। 1871 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की ओर से पुणे में डिप्टी जज बनाए गए। इसके साथ ही ये समाज सुधार के कार्यों में लग गए थे। रानडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1893 ईस्वी में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बन गए। रानडे कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य रहे। फरवरी 1901 ईस्वी को इनका निधन हो गया।
चलिए, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। MC शीतलवाड़, BN राव तथा लादीकृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रमुख सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। MC शीतलवाड़, BN राव तथा लादीकृष्ण अय्यर किसके प्रमुख सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। देव समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ की थी? लाहौर में। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ की थी? लाहौर में। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में किसने की थी? हृदयनाथ कंजरू। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में किसने की थी? हृदयनाथ कंजरू। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री राम वाजपेयी। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री राम वाजपेयी। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की थी ठक्कर बापा ने। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की थी ठक्कर बापा ने। पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? JK देवधर एवं रमाबाई ने। पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? JK देवधर एवं रमाबाई ने। शारदा सदन की स्थापना बम्बई में किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। शारदा सदन की स्थापना बम्बई में किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना का क्या उद्देश्य था? मानव हेतु एक जाति एक धर्म। श्री नारायण पूर्ण परिपालन योगम की स्थापना का क्या उद्देश्य था? मानव हेतु एक जाति एक धर्म। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में कहाँ की थी? हरिद्वार में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में कहाँ की थी? हरिद्वार में। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा था? विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा था? विवेकानंद को। वह प्रथम व्यक्ति जिसने हिंदी का राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? दयानंद सरस्वती ने। वह प्रथम व्यक्ति जिसने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय के समय सबसे गंभीर समस्या क्या थी? सती प्रथा थी। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय। बंगला पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। बंगला पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय के 1830 में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? रामचंद्र विद्यावागीश ने। राजा राम मोहन राय के 1830 राजा राम मोहन राय के 1830 में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया? रामचंद्र विद्यावागीश ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज की। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज की। देव समाज के संस्थापक कौन थे? केसरी धरालू नायडू। देव समाज के संस्थापक कौन थे? केसरी धरालू नायडू थे। केसरी धरालू ने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तमिल व तेलुगु में।
केसी धरालू ने ब्रह्म समाज की स्थापना का किस भाषा में अनुवाद किया था? तमिल व तेलुगु में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन थी? बाल शास्त्री। महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन थी? बाल शास्त्री। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने किसके प्रयासों से प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी थी? जॉन डिग्बी के। राजा राम मोहन राय ने किसके प्रयासों से प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी थी? जॉन डिग्बी के। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। कौन भारतीय जागृति का जनक है? राजा राम मोहन राय। कौन भारतीय जागृति का जनक है? राजा राम मोहन राय। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन था आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं। संगठन, संस्थापक स्थान। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। कहाँ किए थे? कलकत्ता में 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय कलकत्ता में की 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कलकत्ता में की 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कलकत्ता में की 1828 ईस्वी में। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1829 ईस्वी कलकत्ता में किए थे। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में 1829 ईस्वी में किए। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में 1829 ईस्वी में की। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी कलकत्ता में की है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1839 ईस्वी में की है। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख बम्बई में 1844 ईस्वी में किए थे। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख बम्बई में 1840 ईस्वी में किए। रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना। रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी एएसएस बंगाली कहाँ किए थे? तो बम्बई में 1851 ईस्वी में। रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी एएसएस बंगाली बम्बई में की 1851 ईस्वी में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने आगरा में 1861 ईस्वी में किए। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम जो है आगरा में 1861 ईस्वी में किए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन कलकत्ता में 1866 ईस्वी में किए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन कलकत्ता में 1866 ईस्वी में किए। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे बम्बई में 1867 ईस्वी में किए। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एम.जी. रनाडे बम्बई में 1867 ईस्वी में किए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती बम्बई में 1875 ईस्वी में किए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती बम्बई में 1875 ईस्वी में किए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम एच ब्लावस्की एवं कर्नल एच.एम. अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में किए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की
ट्रॉट्स्की एवं कर्नल H.M. अलकॉट ने 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में किए। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1878 ईस्वी में की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1878 ईस्वी में की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जी अगस्ट अंगरकर किए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जी अंगरकर ने पूना में 1884 ईस्वी में की है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है जी अंगरकर ने 1884 ईस्वी में की है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे ने बम्बई में 1887 ईस्वी में की है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे ने बम्बई में 1887 ईस्वी में की है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री और लाहौर में 1887 ईस्वी में किए। देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 ईस्वी लाहौर में किए। देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 ईस्वी लाहौर में किए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में 1897 ईस्वी में की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में 1897 ईस्वी में की है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले बम्बई में 1905 ईस्वी में की है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में 1905 ईस्वी में की है। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे ने की। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे ने की पूना में 1909 ईस्वी में। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे 1909 ईस्वी पूना में की। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने बम्बई में 1911 ईस्वी में की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी बम्बई 1911 ईस्वी में की। सेवा समिति की स्थापना जो है HN कुंजरू जो है 1914 ईस्वी इलाहाबाद में की। सेवा समिति की स्थापना HN कुंजरू जो 1914 ईस्वी इलाहाबाद में की। सेवा समिति बॉयज की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने। सेवा समिति बॉयज की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने 1914 ईस्वी बम्बई में की। और वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर जो है मद्रास में 1917 ईस्वी में की। दोस्तों वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आप लोग जो है वीडियो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इम्पोर्टेंट बुक भी है। चलिए बाय, टेक केयर।